गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन मैंने एक्चुअली क्वेश्चन आंसर्स पे रखा है बिकॉज टॉपिक्स बहुत कवर हुए हैं। टॉपिक्स का तो देयर इज नो एंडिंग, कोई उसका तो एंड है ही नहीं, बहुत टॉपिक्स हैं और पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे कोई क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस है जो लोग नहीं पूछ पा रहे हैं और या फिर टाइम की वजह से बाद में उनको मैं जवाब भी नहीं दे पाती हूँ। तो जैसे अब इतना कुछ बदल भी रहा है और इतने सेशंस भी हो गए हैं, मन को स्थिर करने का एक उपाय, एक नहीं बहुत सारे उपाय यूज करे, बहुत सारे उपाय बताए। तो उसमें आपके खुद निजी प्रश्न भी कुछ होंगे, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप कोई जो भी प्रश्न है वो आपके प्रश्न से दूसरों को भी उसके जवाब से मदद मिल सकती है। तो आज का सेशन हम मेजरली सबसे ज्यादा प्रश्न उत्तर पे रखेंगे। तो प्लीज खुल के आप अपने प्रश्न पूछिए, लिख दीजिए या फिर आप वीडियो पे पूछ सकते हैं, ऑडियो पे पूछ सकते हैं, जैसे भी चाहे पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब देना चाहूंगी। तो आप प्लीज प्रश्न बताइए कि मानसिक स्थिति का के संतुलन के लिए बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं, घरेलू मामलों के लिए पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं, और खुद के लिए कहीं कोई ऐसी तकलीफ आती है मन की, दिमाग की, तो आप उसको समझ नहीं पाते कि क्या करें। आप किसी और को देखते हैं, किसी पड़ोसी को देखते हैं, मदद करना चाहते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। और कुछ बचपन से आपकी भी कुछ ऐसी मजबूरी होगी, कोई सिचुएशन होगी जो आप शायद किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप प्लीज बताइए, कोई क्वेश्चंस पूछिए। मैम, एक सबके तरफ से मेरा क्वेश्चन है, नॉर्मल है। ये जो सभी के लिए है। अभी जो कोविड-19 ये चल रही है, हम लोग सभी अपने घर में हैं। ये बाहर की माहौल भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है। डे बाय डे आपको नंबर ऑफ परसेंटेज जो है आपको पेशेंट इंक्रीज हो रहा है। सो एज जब हम लोग घर में रहते हैं या किसी के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी, एक नॉर्मल लाइफ है, ह्यूमैनिटी एक ऐसी चीज है कि घर में आपको ऑटोमेटिक आपको फियर रहता ही रहता है। ठीक है कि बाहर हम जाएंगे तो प्रिकॉशन के साथ हमें निकलना है। यदि हम विदाउट प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं, यदि हम मास्क नहीं, समटाइम कभी ऐसा भी होता है कि हम 24 आवर्स में हम मास्क जो है नहीं लगा सकते हैं क्योंकि खुजलाहट वगैरह हो जाती है। ठीक है, आप सैनिटाइजर, एक ह्यूमैनिटी है कि हमें एक मन में एक डर सा है कि हम जितने टाइम भी बाहर निकलेंगे, जब भी बाहर आओ, इन आउट करो, तभी भी हम हैंड में सैनिटाइजर यूज करते हैं। उसके बाद आप डिटोल का साबुन यूज करते हैं। बट अभी के टाइम में मैम, ये आउट ऑफ 100 में अभी के टाइम में भी काफी लोग डिप्रेशन में भी हैं अभी की जो सिचुएशन है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये डिप्रेशन अभी भी आउट ऑफ 100 में से मतलब 70 to 80% है जिनको ये अंदर में हमेशा एक डर और ये घबराहट, और ये ज्यादा लोग सोचते हैं कि कल कल क्या होगा, मतलब कल जो है कैसी सिचुएशन होगी, कैसे हम रहेंगे। उनकी घबराहट, उनकी ये प्रॉब्लम, ये मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन है। आप मेडिटेशन करें, आप जितना आप वर्क में इंगेज रहे, अपने आप डेली जो आपका एक्टिविटी है उसमें आप इंगेज रहे। बट हमारी जो ह्यूमैनिटी है, जब आप इंडिविजुअल भी रहते हैं तो ये सोचने पे ये मजबूर हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं, मेरे दिमाग में ये आ जाता है, इसको सडनली जितने भी घर में लोग, जितने भी लोग हैं, इनको कैसे आप बाहर करेंगे। और तो ऑटोमेटिक आप बिल्कुल आना ही है, ये मन में होता ही है कि कैसे ये जाएगा, कब तक जाएगा, क्या होगा। ये जब भी आप बैठते हैं तब मन में ये आ जाती है क्वेश्चन। देन व्हाट इज जस्ट जितना आपने सी बताया बहुत अच्छा। राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही ब्रॉड, हर चीज को कवर करने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए इसका जवाब मैं उतना ही ब्रॉड देना चाहूंगी कि देखिए, समझदारी उसमें है कि हम कोशिश करें कि आगे का अभी ना सोचें, है ना। क्योंकि अगर हम हर दिन में प्रेजेंट में रहें तो उसी में समझदारी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम आगे का सोचते हैं, वो सबसे पहले तो वो सोच आकार से नहीं है, वो सोच हमारी आदत है।
क्योंकि वो हमारा प्लान बी जिसे कहते हैं। अगर आप किसी यंग लोगों से बात करोगे, आपसे भी खुद बात करोगे, तो हमेशा एक प्लान बनना होता है कि कल मैंने क्या करना। तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, हम क्यों हर चीज में एक प्लान बनाते हैं, आज का क्या प्लान है। तो ये हमारे माइंड का सेट बन चुका है, ये माइंड हमारा सेट हो चुका है। तो जब हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को समझ जाते हैं कि ये कौन सा खेल खेलता रहता है, या फिर ये दूसरी भाषा में बोलती हूँ कि ये माइंड बना किस किस इंग्रेडिएंट से है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारे को ये बिल्कुल एक घोड़े की दौड़ की तरह माइंड हमारा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसको मैं एक और तरीके से समझाना चाहूंगी, 2-3 तरीके से। और अगर मैं कोई पहले की बात को रिपीट करती हूँ तो प्लीज बेयर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो पहले बोले हो, लेकिन कभी कभी एक एक ऐसे प्रश्न में वो उदाहरण काम आता है, तो आपको समझ आ जाता है कि वो उदाहरण है इस पे काम आएगा। तो आप देखिए, हमारा जो माइंड है वो एक मशीन की तरह बन जाता है। उसको आप जो भी आदत डाल दोगे वो उसकी आदत बन जाती है। अगर आप उसको आदत डालोगे कि हमने जिंदगी जीनी है, ये करना है, अब यहाँ करना है, अब त्योहार आ रहे हैं, अब हमने ये करना है, बारिशें आने वाली हैं, हमारे को घर का सारा कुछ ठीक कराना है, तो ये सारी चीजें हमारा माइंड पहले से ही सेट रहता है कि आगे क्या करना है। एक तो ये वजह है, आज भी हमारा मन ये जानते हुए भी कि बाहर जाना बहुत डेंजरस वर्क है, नहीं जाना चाहिए, तो फिर भी हमारा मन कहता है नहीं बाहर जाओ। अब आप देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे हम थेरेपिस्ट है, ठीक है, या साइकेट्रिस्ट है, हमारे को दिमाग के बारे में मालूम है। दिमाग का जब नॉलेज आ जाता है तो सब कुछ समझ लीजिए समझ आ जाता है। अब आप किसी भी साइकेट्रिस्ट से बात करेंगे या किसी भी थेरेपिस्ट से बात करेंगे, आप उनमें कोई ऐसी चिंताजनक वाली बात नहीं देखेंगे। ये नहीं कि हमारे को किसी चीज की कमी नहीं होती है, होती है, हमारे लिए भी बहुत कठिन वक्त है, लेकिन हम जानते हैं कि माइंड को कंट्रोल कैसे करना है। तो इसीलिए मैं अपने घर में भी देखती हूँ, मैंने मेरे कोलीग्स हैं, वो उन्होंने भी अपने घर में देखा है, हम भी कुछ बातचीत करते हैं इसी के बारे में कि कैसे हमारे को इन जो बाहर हो रहा है उसमें दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन आगे क्या होगा, हम क्या करेंगे, उस पे नहीं दिमाग जा रहा। हम इस वक्त को किसी ना किसी तरह काम में लगाए हुए हैं। तो मेरे घर में भी सब बड़े हैरान हो जाते हैं कि तुम्हारे को बाहर जाने का मन नहीं करता, तुम्हारे को बाहर नहीं जाने का वो होता, तुम अच्छा ये ले आओ। तो मैं कहती हूँ, अगर दिमाग को हम समझें और ये सोचें कि हर चीज को अगर आप ऑर्गेनाइज कर लो, अगर आप प्लानिंग कर लो कि ये वक्त ऐसे, इस वक्त में मुझे ऐसे रहना है, तो हमारे को चिंता कम होती है। क्योंकि हमारे साथ और कुछ नहीं, हमारे साथ पूरी दुनिया है इस वक्त, पूरा टीवी में ब्रॉडकास्ट होता है, ये है, ऐसा है, आप अंदर रहो। अब अगर आप अंदर रहो तो ठीक है, आप अगर अंदर रहोगे, खाना पीना कैसे होगा, वो भी आपको खाना पीना मिल जाता है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो मिल जाता है, दुकान में ऑर्डर कर दो फोन करके, घर में खाना आ जाता है। आप काम करना चाहते हो, आजकल आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, थोड़ा सा चाहे पैसा मिलेगा लेकिन फिर भी काम कर सकते हो, हर चीज। तो हम अगर प्रेजेंट के फैसिलिटी को देखें तो हम आगे की चिंता कम करेंगे। इसके ऊपर दो मैं आपको हिस्ट्री के उदाहरण देना चाहूंगी। एक है जो हमारा भागवत गीता में, और जो हमारे कृष्ण और अर्जुन का जो रथ है, वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि वो रथ का सिग्निफिकेंस क्या है, रथ का वो मतलब क्या है, उसका एक वो क्या है, क्या चीज हमारे को क्या सिखा रहा है। तो वो है 5-6 घोड़े, और कृष्ण और अर्जुन। तो इनका मतलब क्या है, वो हमारे को क्या सिखा रहे हैं इसमें, कि अर्जुन है एक आम इंसान, आप और मेरी तरह, जो डिप्रेशन में आ गया है, जिसके आगे बहुत सारे प्रश्न हैं। और कृष्ण है वो भगवान, वो शक्ति। और जो 5 घोड़े 6 घोड़े हैं, वो हैं 6 घोड़े, वो हैं
हमारे इंद्रिया। तो जब कोई तकलीफ में होता है तो भगवान ने उसने अपने भगवान को बोल दिया या किसी समझदार इंसान को बोल दिया या भगवान को बोल दिया, एक शक्ति को बोल दिया कि मैं इस टाइम सोचने समझने के लायक में नहीं हूँ, मेरे को बहुत दुख है, मुझे बहुत कष्ट है, मुझे बड़ी परेशानी है, मैं अपनी जिंदगी आपके ऊपर छोड़। तो आप देखेंगे कि वो जो शक्ति है उन्होंने उस इंसान, वो घोड़े का जो महत्व है वो है इंद्रियां, वो इंद्रियों को अपने बस में करके रखा हुआ है क्योंकि वो इंसान दुखी है। तो इसी से हमारे को सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी इंद्रियों को मेडिटेशन करके बस में कर लेते हैं तो तभी हम ज्ञान दे पाते हैं या फिर ज्ञान को समझ पाते हैं और तभी हमारी बुद्धि खुलती है और उस बुद्धि से हमारे को ज्ञान मिलता है कि इस वक्त हम क्या करें। तो ये एक उदाहरण है जिससे मैंने आपको बताया कि हम खुद अपनी इंद्रियों को बस में करके मेडिटेशन से कैसे इस वक्त को समझकर अपने मन को हल्का कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है कि बुद्ध को जब जागृति आई थी तो बुद्ध के 2-3 डिसाइपल्स थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने बोला कि चलो अब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं कि आपको जागृति आई है, आप बड़ी देर से इतने सालों से इस ढूंढ में लगे हुए थे, सच्चाई की ढूंढने में लगे हुए थे, आपको जागृति आ गई, जागृत हो गए आप, तो चलो इसको सेलिब्रेट करते हैं, चलो हम खान पान करते हैं, दावत करते हैं। वो दावत कर रहे होते हैं तो वो सब बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन बुद्ध जवाब नहीं दे रहे होते। तो सब कहते हैं कि बुद्ध हम इतनी बातें कर रहे हैं आपसे लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे, क्यों? तो बुद्ध कहते हैं आप ये नारंगी उठाओ, उठाते हैं, कहते हैं आप इसको छीलो, वो छीलते हैं, फिर वो कहते हैं अब आप इस नारंगी का पीस अपने मुंह में डालो, वो डालते हैं, तो वो पूछते हैं कैसा लगा रस, तो वो कहते हैं बहुत स्वाद लगा। तो बुद्ध कहते हैं क्या आपने ये सोचा था जो हम अभी कर रहे हैं, ये नारंगी खा रहे हैं, रोटी निवाला मुंह में डाल रहे हैं, दाल डाल रहे हैं। तो बुद्ध ने एक चीज सिखाई थी जो हम साइकोलॉजी में भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बुद्ध ने ही साइकोलॉजी का निर्माण किया था। तो वो कहते हैं कि आगे का पीछे का हम बातें कर रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण है हमारी सफरिंग का, हमारी तकलीफ का। हम जो वक्त में जिस वक्त में है उस वक्त को समझे और उसी वक्त को पॉजिटिव रह के उसी वक्त का स्वाद लें। तो क्या होता है कि ये वक्त भी समझ लीजिए, एक आप उसको एक इंसान का रूप दे दीजिए कि आपके सामने एक इंसान बैठा है और आप आगे की सोच रहे हैं, आपके सामने वो इंसान बैठा है, आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, आप उसको नजरअंदाज करके आप आगे सोच रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस इंसान को कितना निरादर फील होगा कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको सिखा रहा हूँ, इस टाइम बाहर जाना मुश्किल है, चलो मैं आपको कोई ज्ञान देता हूँ। तो आपका खुद का दिमाग या आपका वो वक्त या आपकी घर की 4 दीवारें या फिर आपकी सोच आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाह रही है, क्योंकि जो वक्त आता है, बॉटम लाइन है, जो वक्त आता है वो किसी न किसी वजह से आता है। तो ये वक्त को एक दुनिया की एक कष्ट समझकर, अकेले अपने आप को ना समझकर, आप तो अपने अंदर धैर्य लाइए और बिल्कुल उस नारंगी की तरह इस वक्त को स्वाद लीजिए और जितना भी इस वक्त को जितने में हो उस वक्त को जितना खूबसूरत बना सकते बनाइए। और इस वक्त अगर भागदौड़ नहीं करनी, किसी से मिलना नहीं है, कोई लेन देन नहीं करना, तो उसमें आप समझ लीजिए 50% तो आपका खर्चा भी बच रहा है। तो आप कैसे बाकी का जो खर्चा है उतने में रहकर इस वक्त को खूबसूरत बनाइए और जो अपनी इंद्रियां हैं जिसमें हमारे डिजायर्स है, हमारी नीड्स है, हमारी जरूरतें हैं, हमारे शौक है, वो पूरे नहीं हो रहे, उनको अपने बस में रख सकते हैं। आई होप दिस आंसर हैज हेल्प्ड यू। नहीं मैम, बस वही है कि लोगों को डर लगा, तो इसी वजह से काफी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। ऐसे काफी लोग हैं। थैंक यू, थैंक्स तो फॉर डर का भी इलाज यही है कि आप रूल्स फॉलो करिए। मैं सिर्फ एक चीज को हमेशा कहती हूँ एज अ थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, हमेशा पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को हम सिर्फ एक चीज बोलते हैं, रूल्स फॉलो कीजिए। रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, तो मैं अभी कल बैंक में गई तो कुछ काम था, तो वहां पे एक स्क्वायर शेप में एक बैठक बनाई हुई थी, कुछ स्पेशल
पेपर वर्क की गवर्नमेंट से आज जो आया है, तो वो करने में गई थी। तो वहां पे के सारे उसी एक चौरस स्क्वायर बैठक में घुसे जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, हम उनको किसी को हम कुछ कह भी नहीं सकते, वो भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन ये बात समझनी जरूरी है कि उनकी सोच में वो सेटिंग हुई हुई है कि हम कहीं पे भी चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो सबको इस वक्त बदलने में वक्त लगेगा। तो मैं वो देख रही थी, वो नजारा देख रही थी कि कैसे कहाँ पे उस जगह में सिर्फ 2 लोगों के बैठने के लिए अलाउड था, लेकिन वहां पे काम कर रहे थे, खड़े हुए थे, फॉर्म भर रहे थे 10-15 लोग। तो मेरे को बाहर जाना पड़ा, मुझे कुछ लोगों को बुलाना पड़ा और उनको बोला कि ऐसे ही इसीलिए बीमारी फैल रही है क्योंकि आप भूल रहे हो कि आप किस माहौल में हो और वक्त कौन सा है। तो अगर आप, फिर वो उन लोगों ने समझा, उन लोगों ने अपने आप में खुद हैरान होगी कैसे वो खुद अंदर आ गए, जो बाहर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे अंदर आए, गार्ड ने उनको बाहर बुलाया, उन्होंने उनको बाहर खड़ा कराया, सबको अपनी अपनी जगह बिठाया जो वो नहीं कर रहे थे। तो अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो बीमारी कम होगी। अगर रूल्स नहीं फॉलो करोगे और भूल जाओगे कि किस वक्त में हो, तो अगेन मेडिटेशन विल हेल्प, क्योंकि मेडिटेशन से हम माइंडफुल हो जाते हैं, हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है, हमारा माइंड हेल्दी हो जाता है, तो हमारे को याद रहता है कि हमारे को गवर्नमेंट और जो रूल्स है वो क्या सिखा रहे, तो अपने आप डर से आप बचे रहते हो। एटलीस्ट 80 to 90% डर से आप बच जाओगे। बाकी जो 10-20% का डर है वो नेचुरल है। मैम ऐसा भी होता है कि मतलब डिप्रेशन से लोगों की हार्ट अटैक भी हो जाती है, इज दिस ट्रू कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उनका? हाँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखिए, अगर कोई क्रिकेट मैच भी खेल रहा होता है, देख रहा होता है, तो बड़ा एक्साइटेड इंसान होता है, तो ऐसे तो बड़े केसेस देखे हैं जो क्रिकेट मैच जब इंडिया जीत जाती है कितने लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये एक पर्सनालिटी है, उनके अंदर ऑलरेडी एंजाइटी है, उनके अंदर ऑलरेडी केमिकल इम्बैलेंस है, जो मन घड़त उनकी इमेजिनेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। एक खौफनाक सिचुएशन देखकर उनका मन घड़त कहानियां भी अंदर की शुरू हो जाती है, जो बाहरी नहीं होती है, वो अंदरूनी होती है। तो वो एक बीमारी भी होती है जिसकी वजह से वो अपना आपा खो बैठते हैं। तो जो लोग अपने, अब इसीलिए कहते हैं ना कि मानसिक मनोविज्ञान को समझने के लिए सबसे, किसी का भी मनोविज्ञान समझने के लिए आपने ये देखना है कि उनमें सहन शक्ति है या नहीं है। अगर सहन शक्ति नहीं है, वो बहुत एक्साइटेड हैं, वो हर चीज में बहुत जल्दी उसका जवाब देते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो केमिकल इम्बैलेंस है। अगर कोई सोच समझकर, रुक कर, जान कर, समझ कर अपने आप को संभाल लेते हैं, अपनी सहन शक्ति को उभारते हैं, तो उनके अंदर मानसिक प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ऐसे कोलैप्स हो जाते हैं उनके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है। जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा, मैं कहना चाहती हूँ कि आज का सेशन प्रश्न उत्तर पे है, क्योंकि बहुत टॉपिक्स हम बोल चुके हैं, समझ चुके हैं, बुद्धि की तरफ समझ चुके हैं, डर के बारे में, रिश्तों के बारे में, काम के बारे में हमने बहुत बातें करी है, और इस वक्त कैसे अपने आप को संभालना है, और कुछ उपाय भी बताए कैसे मेडिटेशन करना है, फैमिली में 1 घंटा या फिर 20 मिनट सबको दिन में एक बारी लेकर मेडिटेट करना है। तो हम इस पे बहुत बातें कर चुके हैं। तो अब प्रश्न उत्तर का मैं ये सेशन लेना चाहती हूँ कि पहले जो इतनी बातें हुई हैं उसमें आपके घर में, आपकी निजी जिंदगी में कोई उलझने, कोई प्रॉब्लम, आपके अपने मन में कोई प्रॉब्लम, तो आप प्लीज खुल के आप चैट पे भी लिख सकते हैं। अगर प्राइवेटली करना चाहते हैं तो मैं उसका जवाब दे दूंगी, आपका नाम नहीं बोलूंगी। और अगर खुल के कोई ऑडियो पे, वीडियो पे आना चाहता है तो प्लीज आइए, ताकि बाकी लोग भी उस प्रश्न के उत्तर से कुछ समझ पाए। प्लीज आस्क मी द क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस पूछिए। Yeah, I really want to speak regarding some of my staff. प्लीज। I just don't want to mention the name as such. No, don't mention the name. You can keep them yeah, influenced. Yeah. She's unable to cope up with that problem. It's gone up to divorce now. They're married for last 20 years, and she has
child who is almost doing his 12th standard, and another one in 4th standard. I just want to help them out if I can. ओके, तो आप With your मुझे, या श्योर श्योर, प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि उनके कोई जान पहचान में है जो उनके सेंटर के हैं, कोई बेनिफिशियरी है, तो 20 साल से उनकी शादी हुई है, तो अब वो बहुत कष्ट में आ गए हैं और डिवोर्स तक उनका सिचुएशन आ गया है, हालात आ गए हैं, तो वो क्या करें इस वक्त, तो वो पूछना चाहती हैं। तो मैं आगे शैलजा से पूछती हूँ, मुझे बताइए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं वो एक दूसरे के साथ रह पा रहे, ऐसी क्या मेन बात है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी मेन बात है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ 20 साल के बाद अब टाटा बाय बाय बोलना चाहते हैं? Actually, the problem is he doesn't have a proper job. They are depending on her, and I think there's a ego clash. ठीक है, ठीक है। तो आपको मुझे एक और प्रश्न बताइए, अगर उनके पास जॉब नहीं है, उनके हस्बैंड के पास, और वाइफ जॉब कर रही है, कमा रही है, हस्बैंड के पास जॉब नहीं है, और अब वो एक ईगो प्रॉब्लम आ गई है, तो जॉब क्यों नहीं है? कोई उनमें कोई कमी है किसी चीज की, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है? No. He's absolutely fine. He is doing this mortgage business. अच्छा। Yeah, that right now I don't think it's doing well. अच्छा, तो मतलब ये करंट कोविड सिचुएशन की वजह से कह रहे हैं आप? ना, ये प्रॉब्लम्स कम से कम 1 साल से हो रहा है, बहुत अब तो बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, तो वो मतलब जॉब, अगर काम किसी वजह से ठीक नहीं चल रहा है, तो उनके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, राइट? हाँ, Yeah. तो लड़ाई झगड़े का शैलजा कोई ना कोई कारण होता है, तो शादी में जो लड़ाई झगड़े का कारण होता है, तो मैं आपसे वो बात करती हूँ, उसमें जो आपको चेकलिस्ट में जो आपको ठीक लगता है उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लड़ाई झगड़े का जो शादी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो एक तो आती है कि या तो शादी से पहले कोई तैयार ना हो और जबरदस्ती में शादी करा गया हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक पुराना मन कभी कभी खराब हो जाता है, तो वो किसी वजह से स्पार्क हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। दूसरी वजह शादी का होता है जब एक औरत अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पति के घर में आती है, और हमारा हिंदू संस्कृति ऐसी है कि एक पति से ही एक उम्मीद रखती है कि वो घर चलाएंगे, और मतलब घर का खर्चा चलाएंगे, और औरत घर चलाएगी, बच्चों को देखेगी, और पति उस उम्मीद तक पूरा नहीं आ पाता, और वो चाहता है कि मेरी बीवी भी मेरी हेल्प करे, तो बीवी हेल्प करने को तैयार है, लेकिन बीवी बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना चाहती है, वो शायद दोनों घर और काम को नहीं संभाल पाती, तो दोनों में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? I don't think that is the problem over there, because Okay. both of them are trying to earn together. Okay. So if it is ego, then who is it? Ego किस में है? बीवी में है या हस्बैंड में है? किस में ईगो आ रहा है? वाइफ में आ रहा होगा? समझ में नहीं आता है, क्योंकि ना दोनों अकेले में बात करेंगे तो इतना अच्छे लोग हैं दोनों। हाँ, तो एज एन इंडिविजुअल वो दोनों ठीक है। अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं डिवोर्स, मतलब शादी नहीं ठीक चलने का, लेकिन एज एन इंडिविजुअल वो अकेले इंसान, ये मैंने रिश्ते की जब बात करी थी, रिलेशनशिप के ऊपर मैंने यही बोला था, ये पॉइंट बोला था कि अगर आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, अपनी शादी, क्योंकि शादी क्या होता है, एक उम्मीद बढ़ा देती है आपकी। हम सब जो भी शादी होती है, हर कल्चर में, बाहर के अमेरिका के कल्चर अलग है, यूरोप का कल्चर अलग है, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर अलग है, तो हम सब अपने कल्चर के अकॉर्डिंग हमारा माइंड सेट हुआ होता है कि हमारी शादी होगी, हमारा पति ये करेगा, हमारे बच्चे होंगे, हमारे सास ससुर ऐसे होंगे, हमारे मायका ऐसा होगा, हम ऐसे आएंगे जाएंगे, गिव एंड टेक ऐसे करेंगे, तो वो एक पूरा सेटअप बना होता है। वो वक्त से बदलता है तो सही रहता है, क्योंकि वक्त से अगर बदल रहा है तो इकट्ठे बदले तो सही रहता है, लेकिन अगर वक्त से नहीं बदलते तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी चीज होती है कि जब दो इंसान की पर्सनालिटी अलग, ठीक है, अब दो पर्सनालिटी बाय चांस एक इकट्ठे हो गए, एक शायद बहुत घरेलू
और एक शायद बहुत बाहर एक्सट्रोवर्ट, बाहर जाने वाला, और उसको पूरा दुनिया देखनी है, पूरी दुनियादारी निभानी है, और एक दूसरा पार्टनर कहता है कि क्या करना है ये सब करके, घर में बैठो, खाओ पियो, मस्त रहो, पता नहीं तुम वहां क्यों जा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। या फिर उनमें मेल मुटाव इसलिए भी आ जाता है क्योंकि क्या पता हस्बैंड को बाहर जाने का बड़ा शौक है और वाइफ कहती कि नहीं मैं घर में रहना चाहती हूँ। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं, ये कॉमन होता है। जब डिवोर्स तक आता है वो उसमें कहीं ना कहीं टॉलरेंस लेवल लो हो जाता है। टॉलरेंस लेवल का भी कोई ना कोई मैं ये नहीं कहती कि कोई कमी है, टॉलरेंस लेवल भी इसलिए लो होता है क्योंकि 20 साल के बाद भी ये स्टडी करी गई है, जो लेट मैरिजेस एंड होते हैं, बहुत सालों के बाद खत्म होते हैं, वो इसलिए होते थे कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हद से ज्यादा किया गया है, बहुत हद से ज्यादा। क्योंकि पहले साल कुछ गलत हुआ, कोई बात नहीं, नया नया शादी है, चलो थोड़ा सा समझाते हैं एक दूसरे को, चलो बच्चे हो जाएंगे फिर सब ठीक हो जाएगा, बच्चे बड़े हो गए फिर भी ठीक नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो शादी के बाद ही जो करेंगे करेंगे, इन बच्चों का एक साथ रहना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ निभाते रहते हैं मजबूरी से, लेकिन शुरू से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जो लोग मजबूरी से साथ निभाते रहते हैं वो 20 साल के बाद, 25 साल के बाद बिल्कुल थक जाते हैं, उम्र भी बढ़ जाती है, थक जाते हैं और कहते हैं अब नहीं होता। वो इसलिए भी क्योंकि अब औरत और पति के पास अपने इंडिपेंडेंट वे भी बहुत है, जो एक अच्छी बात है, इसको कोई गलत नहीं लेना। क्योंकि मैंने कुछ घरों में ये भी देखा है कि पति पत्नी को काम इसलिए नहीं करने देते क्योंकि ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो अपना तुम मेरे ऊपर रोब जमाएगी, ये गलत है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसके अंदर अपना ही कोई कमी है, या फिर वो ऐसी सोच में दूसरे के ऊपर इतना शक करते हैं, तो वो शायद बीवी हो चाहे माँ हो चाहे बाप हो, उसका दिमाग ही थोड़ा शकी होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सोच में हर एक इंसान अपनी पर्सनालिटी लेकर आता है। तो अब जैसे तंगी आ गई है दोनों में, तो हमें आपको ये समझना जरूरी है और उनके परिवार वालों को समझाना ये जरूरी है कि उनको बैठकर समझाओ। पहली बात यह है कि आप बैठो और बात करो। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उनकी सुननी चाहिए, उनको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जजिंग के डर से ही 20 साल निकाल दिए, पता नहीं कैसे निकाले होंगे, वो तकलीफ में निकाले होंगे। पहले ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए उनके साथ बैठो और समझो कि ऐसा क्या हुआ, अपने मन की बात करो। तो एक एक करके उनके मन की बात अलग अलग पूछो, उन दोनों की कहानी समझो। अगर उनकी कहानी में कुछ ऐसा लगता है कि कोई एक बात एक जैसी है, तो उन दोनों को इकट्ठे बिठाकर बताओ कि देखो तुम दोनों में ये समानता है, इस समानता को लेकर गाड़ी चला सकते हो। वो उनके ऊपर फिर छोड़ना पड़ेगा, वो चलाए ना चलाए उनकी मर्जी। क्योंकि कभी भी किन्हीं दो लोगों को 20 साल के बाद इकट्ठा करना जबरदस्ती, वो बेवकूफी होती है। क्योंकि 20 साल के बाद आप समझ जाइए, समझदारी है उनमें, मेच्योरिटी है, तो कोई ना कहीं उन्होंने अपने आप को खींचा है। अगर कोई बदलाव आ सकता है तो तभी आ सकता है अगर एक पार्टनर जिसने तकलीफ दी उसका दिमाग खुल जाए और वो दूसरे पार्टनर की अहमियत समझ जाए, तो बदलाव आ सकता है। और जिसने उनकी अहमियत समझ ली और जिसने अगर दूसरे पार्टनर अगर दूसरे की एफर्ट्स, दूसरे के जो स्टेप्स हैं उसको अप्रिशिएट करे, तो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अ पर्सनालिटी प्रॉब्लम शायद। Even I felt so. I tried many ways to compromise them, Yeah. but it went to such an extent that he's beating her and whatnot See, is happening. beating is not acceptable. बीटिंग इज नॉट That's there. एक्सेप्टेड। बीटिंग तो वही वहां पे होता है जब या तो आपके पास शब्द नहीं होते या फिर आपके अंदर खुद टॉलरेंस नहीं होता। और हक किसने दिया मारने का? मेरे मेरे घर में भी जैसे कोई काम करते हैं, कुकिंग करता है, तो वो थोड़ा सा मतलब 15-16 साल का है, तो कभी कभी बहुत ही तंग करता है। तो मैंने उसको इतना बोला, कहता है कि आप मेरे को मम्मी की तरह मारा करो, बड़ा प्यारा सा है। और मैंने मेरा हक नहीं है तुम्हारे को कुछ कहने का, वो तुम्हारी मम्मी का है। मैं तो तुम्हारे को अपने काम के लिए ट्रेनिंग दे सकती हूँ,
लेकिन मेरा हक नहीं है तुम्हारे को छूने का। किसी का कोई हक नहीं है किसी और को छूने का। सिर्फ एक माँ का हक है अपने बच्चे को थप्पड़ मारने का। एक पति का हक नहीं है, एक पत्नी का हक नहीं है, किसी का हक नहीं। वो गलत है। साइकोलॉजी इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उससे आपके रिश्ते बिगड़ते हैं, बनते नहीं है। I feel really sorry for those two kids, you know. They come crying. I feel really sad. That's really sad. That's really sad. I think बच्चों के लिए फिर काउंसलिंग शैलजा बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बच्चों को हाँ, समझना ये बहुत जरूरी है कि वक्त अब थोड़ा सा बदल गया है। पेरेंट्स का प्यार इम्पोर्टेंट है, अलग अलग तरीके से मिले वो एक्सेप्ट कर लेने में ही समझदारी है। क्योंकि बच्चों में भी स्कूल में आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि हाँ, कोई अपनी कहानी, कोई अपनी कहानी लेकर आता है, कोई दूसरा अपनी कहानी लेकर आता है, तो उनका इतना ब्रेन में असर हो रहा है कि किसी भी बच्चे को अपने घर में कुछ नॉर्मल दिख ही नहीं रहा, विच इज वेरी सैड। अब नॉर्मल कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो नॉर्मल कुछ भी नहीं है। ये हमारा अगेन माइंड सेट है, हमारा माइंड बना हुआ है शुरू से कि ऐसा होता है। ये पिक्चर है मम्मी पापा बच्चे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब अगर वक्त बदल गया है तो इसमें एक इंसान का दिमाग भी बदल जाता है। दिमाग बिल्कुल चुंबक की तरह होता है, इट्स अ मैग्नेट। वक्त बदला, दिमाग बदला, इसमें किसी का कोई गलती नहीं होती। सिर्फ हाँ ये गलती होती है, गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए, और चीटिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी समझो और लिव एंड लेट लिव। ये वक्त वही है, इस वक्त से कोई नहीं लड़े तो उसमें मन की शांति बनी रहेगी। राइट। Thank you. हाँ जी मैम, मेरे पास आपके सेशन, हाँ जी आपके सेशन में ही है फिलहाल में, वो सुन भी रही होगी मेरी आवाज को, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका। हाँ जी, पहले वो कुछ काम नहीं करती थी, हाँ जी, मतलब गांव से थी और हस्बैंड का भी अच्छा काम है उनका, और अभी वो मेरे से स्टिचिंग सीखने के बाद काफी अच्छा कुछ कमाने भी लगी है। हाँ जी, तो अभी कई दिनों पहले बीच बीच में होता भी रहता था, कभी लड़ाई झगड़ा भी, पर अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास फोन आया, काफी रो भी रही थी, रात के टाइम के 8 साढ़े 8 बजे हुए होंगे, मैम ऐसे बात हो गई है, मैं भी अपने हस्बैंड को कुछ नहीं दूंगी, पैसा नहीं दूंगी। थोड़ी सी ईगो आ गई है मुझे लगता है। मैंने समझाया, मैंने कहा ऐसे ईगो नहीं आनी चाहिए, देखो अगर हस्बैंड हमारे ऊपर खर्च करते तो हमें, हमारा भी फर्ज है कि हम परिवार के लिए खर्च करें, ठीक है, दोनों मिलके रहेंगे तभी हमारा सब चीज चलेगा। तो कोई बात नहीं, कभी काम चलता है कभी नहीं भी चलता है, पर हो सकता है कि उसके हस्बैंड थोड़ा शायद अपने परिवार पे थोड़ा बहुत खर्च कर रहे हैं, तो उस वजह से उसको दुख हो रहा है उस चीज के लिए। हाँ जी, तो मैंने समझाया तो उसको बहुत की ऐसी ईगो नहीं आनी चाहिए। अगर तुम अपना पैसा नहीं दोगी तो, मान लो वो अगर 15,000 कमा रहा है, अगर तुम 1,000 या 2,000 रुपये कमा भी रही हो, अब आगे तुम अगर खर्च नहीं करोगे उसको, टाइम ऐसा है सबके ऊपर एक जैसे टाइम है, तो हो सकता है कि कुछ मन मुटाव आ जाए, कुछ लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो जाए, तो आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे, उसको समझा सकते हैं। हाँ जी, मैं ये चाहती हूँ पहले तो वो पैसा क्यों नहीं खर्चना चाहती? आपने उससे पूछा क्यों क्यों नहीं खर्चना चाहती? मैम उसको कुछ लेना था मार्केट से और हस्बैंड ने दिलाया नहीं। हाँ जी, इस वजह से थोड़ा सा उसके अंदर ईगो भी आ गई कि मैं कमाती हूँ तो मैं घर में दे देती हूँ, हस्बैंड ने अपने पेरेंट्स पे मतलब कहीं पे भी खर्च कर दिया पैसा, मुझे नहीं दिया जो चीज जरूरत मुझे थी इस टाइम पे, वो थोड़ी सी उसके अंदर आ गई है। सुमन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मैं औरतों को ये बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि हाँ जी, एक रूल होता है, एक लॉ होता है। हर इंसान अगर अपने लॉ और रूल अपने वजूद के को लेकर एक रूल्स के साथ रहेगा तो उसके रिश्ते में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वो रूल क्या है कि एक औरत अगर कमा रही है तो उस औरत को कभी भी कमाने का वजह ये नहीं होनी चाहिए कि ये तो मेरे को पैसा देते नहीं है, मेरे को खुद ही कमाना पड़ेगा ताकि मैं अपने खर्चे खुद कर पाऊं। नहीं, ये वाला रूल गलत है। हमेशा कमाओ, ठीक है, कुछ सबके अपनी निजी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और अगर एक औरत ऐसे बोल रही है तो हमारे को शायद नहीं पता कि क्या उसके घर में ऐसी बात होती होगी, उनके पति कैसे है नहीं मालूम। लेकिन फिर भी इसका एक और तरीका है जो मुझे सुन रही हैं, जो आपकी फ्रेंड है जो सेंटर के, वो सुन रही हैं, तो मैं उनको ये सुझाव देना चाहूंगी
कि आपकी निजी जिंदगी को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आपने जिस वजह से किया उसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, जरूर आपका अपना कोई निजी वजह होगी, लेकिन आपको इतना कहना चाहूंगी कि इसका एक और तरीका है। अगर आपके पति आपको बाहर कुछ नहीं लेके दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्से से हम अगर कोई उपाय निकालना भी चाहे तो वो ईगो से निकलता है, वो एक घमंड बन जाता है, वो सेल्फिशनेस बन जाती है। गुस्सा नहीं आना चाहिए। जी मैम। गुस्सा नहीं आएगा तो आप उस चीज को समझेंगे और आप बोलेंगे कि ठीक है, आप मुझे नहीं लेके देना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे क्या पूछ सकती हूँ कि आप क्यों नहीं लेके देना चाहते। उसका जवाब आपके पति शायद ये दे कि इसकी जरूरत क्या है, बिना बात का खर्चा क्यों कर रही हो, पैसे को सेव करना चाहिए। तो उसके आगे वो जवाब दे सकते हैं कि मुझे ये बहुत मन कर रहा था ये लेने का, मैं कोई और चीज नहीं लूंगी। एक तो ये कह सकते हैं। दूसरी चीज ये कह सकते हैं कि हाँ शायद आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि समझ आ जाए, अगर आपको समझ आ जाए कि वो जो ठीक कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपको भी समझने के लिए थोड़ी देर माइंड को रोकना पड़ता है, समझना पड़ता है क्या ये ठीक कह रहे हैं। अपने घर के बजट को अगर आप हमेशा कैलकुलेट करके रखें कि ये मेरा घर के खर्चे का बजट है, एक होम लेजर बनाएं। आप अपने सेंट्रल लेडीज के साथ एक होम लेजर बनाएं सुमन, कि आप जी मैम। एक घर का ये मेरा खर्चा है, दाल सब्जी रोटी का ये खर्चा है, बिजली पानी ये खर्चा है, मेरा लेन देन का साल में ये खर्चा है, महीने में ये खर्चा है, मेरे बच्चों की फीस का ये खर्चा है, और मेरी सेविंग इतनी होनी चाहिए। उसके बाद अगर 2 रुपए रह जाते हैं तो आपकी मर्जी, आप उनके 2 रुपए या 200 रुपए या 2000 रुपए जितने भी रह जाते हैं तो आपके पति आपको कुछ नहीं करेंगे। इसको एक कहा गया है स्मार्ट थिंकिंग ऑफ अ होममेकर। ठीक है, एक कभी भी मैं आपको इसके ऊपर एक किस्सा सुनाती हूँ। एक औरत है, मेरी पड़ोसी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो उन्होंने वो पहले काम मतलब जो वॉलंटियर वर्क करती थी एनजीओ के लिए, तो उसके बाद उनको अब जॉब मिल गई, अब उनको सैलरी मिलती है। और उन्होंने जब वो वॉलंटियर वर्क कर रही थी, उनके हस्बैंड काम कर रहे थे, तो उन्होंने कभी भी अपने हस्बैंड को नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, जो मिल गया ठीक है। कहते मैं असंतुष्ट थी, उनकी पर्सनैलिटी थी। और जैसे ही उनको सैलरी मिली तो उन्होंने बोला कि अब मैं ये ले सकती हूँ वो ले सकती हूँ। तो हस्बैंड भी बहुत एनकरेज करते, हाँ तुमने मेरा इतना साथ दिया, अब तुम कर सकते हो। तो इसमें मैंने एक चीज आपको इसमें क्यों ये केस बता रही हूँ, ये सिचुएशन बता रही हूँ कि ऐसे इंसान बनो कि दूसरों का दिल जीत पाओ, दूसरों का विश्वास जीत पाओ। तो कोई भी आपके ऊपर शक नहीं करेगा, कोई भी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे पहले अपने माइंड को स्मार्ट बनाओ, बी अ स्मार्ट वुमन। स्मार्ट वुमेन वो होती है जो अपने घर के कमाई का ध्यान रखे, अपने घर के अपने पति का ध्यान रखे, अपना ध्यान रखे, अपने बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखे, और कमाए भी लाए भी, और थोड़ा बहुत जो बच्चा है जो होम लेजर लिखे, अपनी पूरी कॉपी में अपना पूरा अकाउंट लिखे। और अगर फिर भी पति मना करे तो पति को वो लेजर दिखा दे कि देखो ये मैंने पूरा लेजर बनाया हुआ है, ये इसका ये है। अब कल को अगर पति कहते हैं अच्छा ये बचा हुआ है तो वहां पे किसी को जरूरत है मैं उसको दे दूं, तुम वहां एक ड्रेस ले रही हो, साड़ी ले रही हो, वहां पर किसी की जरूरत है, वहां पे वो मना कर सकती है, उसका हक है मना करने का कि नहीं आपको जरूरत है, वो आपका रिश्ता बना हो उसके साथ, मेरा रिश्ता नहीं बना हुआ। अगर आपने बिना बात के किसी की कोई मदद करनी है तो आप पहले ये देखिए जिसकी आप मदद कर रहे हैं, जिसको आप आगे जाके पैसे दे रहे हैं, वो मदद करने के लायक है या नहीं है। क्योंकि जो राइट साइकोलॉजी कहती है कि आप किसी को जरिया दिखाओ, लेकिन आप रास्ता दिखाओ, लेकिन उसका हाथ पकड़ के उस रास्ते पे ले जाओगे तो उसमें समझदारी नहीं होती है। आई होप दैट आंसर्स। जी थैंक यू मैम। हाँ जी। वेलकम। अच्छा एक सेकंड क्वेश्चन और है मेरा। हाँ जी, अगर आप चाहो तो मैं पूछ सकती हूँ। जरूर 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 पूछिए।
हाँ जी, हाँ जी। एक फैमिली है, मतलब मेरी काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है और बहुत अच्छे से मैं उसको जानती हूँ और आज से कम मैं 25 साल से जानती हूँ उन लोगों को और बहुत ही अच्छे लोग हैं। हस्बैंड क्या है कि पहले उनका बिज़नेस था, वो डूब गया और वाइफ़ शुरू से ही काम कर रही है और उनके 2 बच्चे भी हैं, बच्चे आज काफ़ी बड़े हो चुके हैं, पर हस्बैंड ने डूबने के बाद वो फिर बीमार भी हो गए, काम भी नहीं कर पाए, उसके बाद वापस भी ठीक हो गए। ठीक हुए भी उनको कम से कम 5 से 6 साल हो चुके हैं, हाँ जी। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कुछ 1-2 बच्चे शायद कमा भी रहा है उनका, पर अब वाइफ़ वाइफ़ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है, हर चीज़ में बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा करती है, हर चीज़ करती है मतलब। लोगों की भी बर्दाश्त करती है, घरवालों की भी बर्दाश्त करती है, हस्बैंड की भी सेवा करती है, सुनती भी है, बाहर का जो कर्जा पानी वो भी दे रही है, सब चीज़ कर रही है। उसके बाद अब जब हस्बैंड ठीक भी हो गए हैं, तो अब हस्बैंड जैसे शादी बच्चों की शादी वगैरह की जो बातें चल रही हैं, जो कुछ है, पर हस्बैंड कहते हैं मैंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर दी हैं, अब मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तुम क जानो या तुम्हारे बच्चे जाने। अब वो रो रही है। हाँ जी। ये अब तो ना हस्बैंड को या तो समझी है शायद ना। आदत आदत पड़ चुकी है या तो लेडीज़ की कमाई की। हाँ, आदत पड़ चुकी है, लेकिन मुझे समझ माइंड में ये नहीं नहीं कर रहे हैं। आदत पड़ चुकी है। मैंने क्या सीमा ऐसा नहीं होता ना कि आप 25 साल से उस बंदे के साथ हो, कमा रहे हो, आपने कभी अपने ऊपर एक रुपया खर्च नहीं करा, हमेशा बच्चों को स्कूल की फीस भरी उसने भरी, कॉलेज की फीस भरी उसने खुद कमा के भरी, चाहे उसने 10,000 रुपये कमाए, चाहे उसने 5,000 रुपये कमाए, वो सुबह से और शाम तक कमाने को उसने कभी कुछ नहीं किया, घर भी उसने जैसे तैसे वो किया अपना। आप मुझे जी मैं बताओ कि पति इतनी देर से काम क्यों नहीं कर रहे? मैम शुरू से ही काम नहीं किया, 4 महीने किया, 2 महीने किया और 6 महीने नहीं किया। है ना? उसके बाद तो वो बिज़नेस पैसा पैसा था वो हम्म, पैसा था वो बिज़नेस में लगाया। अब अगर 60-70 हज़ार का लॉस हो गया है, बीमार हो भी गए हैं, उसके बाद ठीक हो गए हैं, तो मैम ये समझना चाहिए कि वो भी तो इंसान है बेचारी, जो इतना कर रही है सुमन, आपके लिए। इस सिचुएशन को मानसिक स्थिति का कारण कहा जाता है। ये एक वो सिम्टम होता है एक जी मैम। इंसान में जो अपने काम को स्थिर नहीं रख पाता, जो 9 to 5 जॉब नहीं ले पाता, जो बार बार अपने काम को बदलता रहता है और जो अपना काम पे पैसा जी लगा मैम। के उसका काम डूब जाता है और वो हार जाता है। ये मानसिक स्थिति का सिचुएशन है, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको जी मैम। मानसिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधी आप देखेंगे 90%, 80 to 90% जो होता है, जहाँ पे कोई चीज ठीक नहीं चल रही होती है, सारी मेहनत करने के बावजूद वो मानसिक स्थिति की वजह से, उस इंसान की मानसिक संतुलन की वजह, मानसिक स्थिति की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये मेंटल हेल्थ ठीक है। प्रॉब्लम है जो वो नहीं कर पा रहा। तो इसमें बेटर है कि उसका कोई ऐसा साथी हो या कोई जान पहचान में हो जो उसकी इस नब्ज को दबाए और पूछे कि ऐसा कोई आप में, आपको लगता है कि आपके बचपन में या आपके माँ बाप ने आपको मारा हो, कोई आपके मानसिक स्थिति, आपके माँ बाप में कोई प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम हो और आप कुछ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपका खुद का डिप्रेशन आपको बढ़ने नहीं दे रहा हो, क्योंकि वो जो काम नहीं करने दे, खुद नहीं काम करना और अपनी बीवी से काम कराना और बिल्कुल हार के बोल देना तुमने जो करना है करो, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभानी है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब अपना बचाव होता है, क्योंकि वो एक अंदरूनी प्रॉब्लम, मानसिक स्थिति जो होती है वो अंदरूनी प्रॉब्लम होती है, मानसिक बीमारी वो अंदरूनी होती है, वो बाहर जी नजर मैम। नहीं आती है। वो बिल्कुल एक इंसान बिल्कुल ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन अंदर एक, समझ लिए, बिल्कुल सुनामी की तरह वो इंसान जी रहा होता है। तो इसलिए उनको सुनने के लिए कोई इंसान होना चाहिए जो उनके मन को छुए और उनकी कहानी सुने कि वो ऐसे क्यों है और उनके मन में क्या चल रहा है, और अगर कोई दवा या डॉक्टर या थेरेपिस्ट या काउंसलर की जरूरत है तो उनको मदद कराइए, ताकि वो अपने जिंदगी में अपने परिवार की जिम्मेदारी और अपनी खुद की जिम्मेदारी को ले पाए। ठीक। ठीक थैंक है, यू मैम, थैंक यू। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी यहाँ पे एक फ्रेंड है, हमारे सेंटर में मैम ऑनलाइन सेलिंग की हमें क्लासेस दी जा रही है, और मैम ऑनलाइन सेलिंग में वो मेरे साथ मेरे फोन पे ही क्लासेस लेती है,
तो उसने ऑनलाइन सेलिंग में काफी कुछ सीखा है, तो उसने कुछ फोटोज वगैरह जैसे फेसबुक पेज वगैरह बनाना होता है, फेसबुक पे अपनी आईडी बनानी होती है, वो सब चीजें सीख ली हैं। और लेकिन उसके जो बच्चे हैं ना मैम, बच्चे वो काफी बड़े हैं उनके, तो फेसबुक पे उसने अपने फोटो वगैरह डाले, जैसे अपने काम के रिलेटेड या अपनी कुछ फोटोज डाली, तो उसके बच्चे मैम कुछ मतलब उससे थोड़ा दूर दूर रहने लगे। कहने का मतलब ये गुस्सा हो गए, आपने क्यों डाले, आपने बिना पूछे क्यों किया। तो मतलब काफी सारे सवाल थे उसके, और वो ये बोल रही थी कि मैम मैंने इतना मुश्किल से सब कुछ सीखा है, तो ट्राई नहीं करूंगी तो मैं कैसे काम चलेगा। और ये बात हुई भी मैम, होती है ये सबके साथ। उसको नहीं पता था कि कौन से फोटो, उसने फोटो जो अपलोड किए वो हो सकता है एक दो फोटो से गलती से डल भी गए, क्योंकि वो सीख रही है। तो मैं भी थी उसके साथ मैम, तब उसके बेटे ने ऐसा मतलब उसको पॉइंट किया कि कुछ चीज नहीं आती ना आपको तो रहने दिया करो, कोई जरूरत नहीं, फेसबुक कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इस तरह से यूज कर लेते हो, कुछ पता तो होता नहीं है, हर चीज में अपना टांग अड़ा लेते हो, मतलब गंदी सी लैंग्वेज में उसने बात की। तो मतलब वो लड़की टूट गई मैम, और उसने वो क्लास लेनी बंद कर दी। तो ये किस कारण, क्यों मैम, समझ क्यों नहीं पा रही है जनरेशन आपस में एक दूसरे को। बच्चे कितने बड़े हैं, क्या उम्र है उनके बच्चों मैम की? एक की एज है 15 साल और एक की है 16 साल मैम। ठीक है, तो देखिए इसमें ना क्या है कि बच्चों की जो पेरेंटिंग करी है माँ बाप ने, सबसे पहले तो वो नींव में ही थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि अगर माँ बाप को वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, प्यार से बात नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं माँ बाप के पेरेंटिंग में ही गड़बड़ हो गई है। या फिर बच्चे जो स्कूल जाते हैं सीख कर आते हैं, या फिर माँ नेचर से ही कमजोर है और ज्यादा नहीं स्ट्रिक्ट हो सकती अपने बच्चों की तरफ, क्योंकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट नेचर की है, तो शाय है। तो इसलिए वो अपना एक माँ होने के नाते जो एक स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए वो अप्लाई नहीं कर पाई है अपने बच्चों की तरफ। पहला तो ये कारण है। दूसरा, अब करना क्या है? अब ये है कि सबसे पहले कभी ना कभी वक्त आता है बच्चों को सही रास्ता दिखाने का, तो शायद ये वाला वक्त, क्योंकि इसमें कोई गलत काम तो है नहीं, ऑनलाइन सेलिंग है, आपको सिर्फ एक मतलब ये डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन सेलिंग में सबसे पहले, ऑनलाइन वैसे भी सबसे पहले आपको ये देखना है, डूज एंड डोंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रूल्स अगेन फिर से आपको कायदा बहुत जरूरी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं है। सबसे पहले तो आप उनको यही सिखाना चाहिए ऑनलाइन में कि कौन सी फोटो लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए, कौन सा एंगल लगाना चाहिए, कौन सा एंगल नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, अपने काम में इतना मत खो जाओ कि आप अपने परिवार की इज्जत दांव पे आ जाए, ठीक है, इतना कभी नहीं खोना चाहिए। तो अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए बहुत सोच समझकर उस औरत को काम करना चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा घर परिवार है, तो मेरे को किसी की मदद ले लेनी चाहिए कि अगर मेरे फोटो ठीक लग रही है नहीं लग रही है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम गलत चीजें ऐसे कर बैठते हैं। तीसरी चीज ये है कि आजकल के बच्चे, आप जैसे बोल रहे हैं कि वो समझते क्यों नहीं है, तो आजकल के बच्चों को स्पेशली सोशल मीडिया में अपने पेरेंट्स नहीं चाहिए। तो 15 साल की उम्र वैसे भी एक माँ को खड़े होकर बोलना चाहिए, तुम सोशल मीडिया में कर क्या रहे हो, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया में वैसे भी 16 साल से ऊपर ही अलाउड होना चाहिए, माँ बाप को कंट्रोल करना चाहिए। 18 साल, 16 साल, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। लेकिन आजकल सब होते हैं, सारे उम्र के होते हैं, 10 साल का भी है, 12 साल का भी है, 14, ये माँ बाप की गलती है ना, क्यों क्यों करने दे रहे हैं, ठीक है। अब माँ बाप को अगर समझ नहीं है, अगर माँ बाप किसी वजह से पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चे कर रहे हैं, तो उनको एडवांस्ड अगर स्टेज दे दी है तो उसमें थोड़ी देर तो भुगतान करना पड़ेगा कि ये गलत हो गया है ना। तो ये माँ खड़े होकर अपने बच्चों को बोल सकती है, पहली बात तो ये है बेटा कि आपको इस वक्त सोशल मीडिया में आप क्यों हो, और आपको सोशल मीडिया में अगर मैं आ रही हूँ, मेरी उम्र है, मैं एडल्ट हूँ, मैं बड़ी हूँ, और मेरे को लाइसेंस है कि मैं बड़ों के साथ, दुनिया के साथ उठ बैठ सकती हूँ। आप तो भी उठ बैठ भी नहीं सकते, आपका तो भी भेजा बना भी नहीं है पूरा। जो ब्रेन होता है वो आपका डेवलप होता है 16 साल से लेकर 22 साल तक। 16 साल से नीचे तो आप इमोशंस और आप भावनाओं के शिकार होते हो। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब आप इसमें जो बात छांट कर उनको समझाना चाहते हो आप समझाइए, और अगर फिर भी कोई प्रश्न आता है इसके ऊपर आप मुझे बताइए।
मैम मैंने उनका सारे फेसबुक पे उनके मैम फोटोज देखे हैं, वो मैम स्टिचिंग से रिलेटेड है। ठीक है, उसने अपनी जो ड्रेसेस हैं वो ही डाली हैं, जो पहन के जो अपने आप स्टिच की हैं ठीक है, वो डाली हुई है उसने। ठीक वो है, ऑनलाइन दिखाना चाहती है मैम कि मैं ये चीजें कर रही हूँ और ये काम मैं करना चाह रही हूँ। ठीक है। तो उसमें तो मैम मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा ना। गलत अगर आपको नहीं लगा तो फिर ये बच्चों को मदर ने खड़े होकर बोलना है कि मैं एडल्ट हूँ, मैं माँ हूँ, तुम मेरे फादर नहीं हो। और दूसरी बात, अगर मदर को भी नॉलेज होनी चाहिए, मैं तो ये हमेशा कहती हूँ कि पेरेंटिंग की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि बच्चों का दिमाग डेवलप होना कब होता है, दिमाग डेवलप होना कब बंद होता है, किस उम्र में बच्चों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, ये सारा ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके बारे में आपका टॉक मैं जारी रखूंगी और आपको मैंने पहले भी बोला पेरेंटिंग के ऊपर मैं सिखाऊंगी, क्योंकि बच्चों का जो हमारे को शायद नहीं ये ज्ञान मिला, लेकिन अब ये ज्ञान खुल गया है, बहुत अच्छी से खुल गया है कि जब हम बच्चों को एक समझ लिए एक डिटेल वे में उनके दिमाग को समझे, एक इंसान के दिमाग को समझे कि बचपन में दिमाग कैसा होता है, कच्ची उम्र में दिमाग कैसा होता है, बड़े होते दिमाग कैसा होता है, तो हर पेरेंट अपने बच्चों को उसी नजरिए से देखेगा और उसी नजरिए से पाले बढ़ेगा। तब क्या होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कुछ सालों के बाद कि मदर और पेरेंट्स को पता होगा कि बच्चों ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो उनको हैंडल करना आ जाएगा। और बच्चों को भी एक अंदर से डर होगा माँ बाप से पूछने का, क्योंकि वो बच्चे भी समझ जाएंगे मेरे माँ बाप मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो आप प्लीज अपने फ्रेंड, अपनी जिनके बारे में बात करें उनको बोलिए कि ये उनके बच्चों की बहुत कम उम्र है, उनका कोई हक नहीं बनता वो बोलने का कि आप फेसबुक पे क्यों कर रहे हो। ये हक बनता है तो सिर्फ हक भी नहीं, अगर कोई पूछ भी सकता है तो वो पति पूछ सकते हैं, फादर पूछ सकते हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे नहीं पूछ सकते। मैम और अगर समस्या यही है कि उनके वो हस्बैंड नहीं है मैम। अच्छा, तो हाँ फिर जी मैम। इसीलिए फिर बेटा अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगा हुआ है कि मैं ही इस घर का आदमी हूँ, मुझे अपनी अपनी मम्मी का बचाव करना है, अपने परिवार की इज्जत का ध्यान करना है। तो इसमें मदर को समझाना है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं टीम के साथ हूँ, मेरे साथ सब है। तो ऐसे करके वो अपने बेटे को ज्ञान दे सकती हैं कि जो मैं कर रही हूँ उसका लाइसेंस या उसका ये सही गलत समझा सकते हैं। और फिर भी अगर बच्चा अनरूली होता है, गुस्सा खाता है या फिर बिहेव ठीक तरह नहीं करता, तो शायद उसके अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है जो एक स्ट्रेस बन चुका है। वो स्ट्रेस उसके अंदर एक डर का कारण बन चुका है, जिसकी वजह से वो गुस्सा खा जाता होगा अपनी मम्मी से, क्योंकि अपनी मम्मी या अपने परिवार के बचाव के लिए। तो उसको प्यार से बैठकर समझाना है कि बेटा मैं समझती हूँ कि आप अपने मम्मी से बहुत प्यार करते हो, अपने परिवार के ध्यान रख रहे हो, लेकिन ऐसे माँ से बात करने का आपको कोई हक नहीं है। दूसरी बात, मैं एक टीम के साथ काम कर रही हूँ, मेरा काम है और ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई गलत नहीं होगा। आप मेरी टीम लीडर, टीम मेंबर से बात कर सकते हो, वो आपको बताएंगे क्या होगा। आप अपनी तरफ से पूरा अपना होमवर्क कर लो और फिर मुझसे बात करो, ठीक है। बातचीत करने से सारे हल निकल आते हैं। जी मैम, कोशिश करूंगी मैम समझा सकूं उन बच्चों को, हाँ, बुला सकूं और उनसे बातचीत कर सकूं, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है लेडीज, बहुत ही ज्यादा, मतलब उसने देखा है, बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और वो कुछ अब आगे करना चाहते, और आजकल जो ये ऑनलाइन सिस्टम है वो बिल्कुल नया है उसके लिए, तो कोई वो बात उसमें नहीं, तो आप कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। आप उन बच्चों को बैठकर समझाइए, आप समझाइए कि आपका रिश्ता है उन बच्चों के साथ अच्छा। हाँ मैम, बहुत अच्छा है मैम। ठीक है, तो फिर आप उन बच्चों को समझाइए, लेकिन एम्पथी से। एम्पथी होता है पहले बच्चों की मजबूरी समझिए कि उनके ऊपर एक माँ की जिम्मेदारी भी है, एक बड़े बेटे के ऊपर जिम्मेदारी है, मजबूरी समझिए और उसको सबसे पहले ये बोलिए कि मैं आपकी जिम्मेदारी जो आपकी अपनी माँ की तरह मैं समझती हूँ, और आपका गुस्सा भी मैं समझती हूँ क्योंकि आप डर गए कि ऐसा क्या कर रही है मम्मी, और अगर आपको इस बात पे शर्म आ रही है तो वो गलत है। फिर आप उनको, उस बच्चे को समझा सकते हैं कि अगर आपको शर्म आ रही तो वो गलत है, क्योंकि आपकी उम्र कम है जो आप सोशल मीडिया में जा रहे हो। आपको कोई हक नहीं बनता कि आपकी मम्मी जो बड़ी है और मदर है, एडल्ट है, वो अगर अपनी टीम के साथ अपने काम में आगे बढ़ रही है, वो आप लोगों के लिए बढ़ रही है। अगर एक माँ आपको हमेशा खुश
नजर आए सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि वो अपना कुछ कर रही है, कुछ जिंदगी में अपना वजूद बना रही है, तो आपका घर भी खुशहाल बना रहेगा। तो आप ऐसे ही बातें करके उनको समझाइए। जी मैम, कोशिश करती हूँ मैम, ठीक, सब कुछ ठीक हो। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे एक प्रश्न है, डॉटर ran away with some person, mother died in this feeling, and now father is also suffering same crisis. I've tried my level best but no use. How can we save this man? He is my closest friend. Please suggest, ma'am. Yes, so एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि उनके कोई जान पहचान में बहुत अच्छे फ्रेंड है उनके, उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई, और जो माँ है वो इस सदमे से उनका देहांत हो गया, और अब जो फादर हैं, जो उनके, जिन्होंने ये लिखा है, उनके फ्रेंड जो फादर हैं, वो फादर भी इस गम में अपने आप को खो बैठे हैं और बहुत तकलीफ में हैं, तो ये उनकी मदद करना चाहते हैं। आई एम रियली सॉरी टू हियर दिस कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन इस चीज को एक आप कल्चर प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि ये जो कुछ कल्चर ऐसा होता है जहाँ पे अगर ज्यादा पाबंदी दी जाती है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, अगर आप टाइप कर सकते हैं, कि इस लड़की की बेटी की उम्र कितनी थी? If you can type, what was the age of the daughter? Hello, ma'am. Her age is 25 years. 25 years, and she ran away. Yeah, yeah. Yeah, so 25 years and she ran away, Shiva. So I'm sure she must have been forced, because 25 years means she's an adult, right? Yes, ma'am. तो But- अगर वो एक and adult also- है, हाँ, She is also Ayurvedic doctor. she's a doctor, she's a Ayurvedic Yeah. doctor, तो फिर पेरेंट्स ने क्यों जबरदस्ती कर रहे थे उसको, क्यों नहीं शादी करने दे रहे थे? She was always denying. She was denying to get married to somebody, but she was in love with somebody else. Yeah, yeah, madam. So But, the he is, parents, why didn't the he- parents want her to get married to the person she loved? He is the lowest caste. They are upper caste in the society. Yeah, so गलती तो उनकी है ना, it's their Yeah, fault. डॉटर, एक बेटी अगर 25 साल की है और डॉक्टर है, उसको अपना बुरा अच्छा सब जानती है वो, और अगर एक कास्ट की वजह से वो उसके ऊपर दबाव कर रहे हैं, तो वो इतनी समझदार तो है कि उसको अपनी जिंदगी बनानी आती है। हाँ, ये है कि उसको एक डॉक्टर होने के नाते, पढ़ी लिखी होने के नाते, उसको थोड़ा सा सब्र से अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए था, लेकिन शायद पेरेंट्स भी कुछ ऐसे कर रहे होंगे जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई डेंजर आ सकता हो। तो क्योंकि एक इंसान तभी भागता है जब कोई ऐसा डेंजर पॉइंट पे आ जाता है कि वो शायद मना नहीं कर सकती होगी अपने पेरेंट्स को। शी वुडंट हैव बीन एबल टू से नो टू हर पेरेंट्स, and she must be coming to a danger point, and she must have thought the only best thing to do is just run away. I have told him so many ways, but he is suffering a lot. He is also about 63 years, 65 years. Oh, okay. And in this crisis, in this pandemic period, I mean Corona, he is suffering a lot. He is in Bangalore actually, and also he has a son also. He is also working as a software engineer in Bangalore. But he is not coming out from this crisis. Right. He loved his daughter very much. I'm sure. See, देखे, भावनाएं और इमोशंस आर लाइक दैट, शिवा, कि उनके फ्रेंड बहुत क्राइसिस से निकल रहे हैं क्योंकि अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, और उनका एक बेटा भी है जो इंजीनियर है। तो घर में वैसे अब सब ठीक है, लेकिन वो अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहे हैं, और इस क्राइसिस, कोरोना क्राइसिस में अकेले हैं, तो बहुत दुखी है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, शिवा। आई थिंक यू शुड टेल योर रियली सबसे पहले तो उनके उनके साथ बात करके, उनके साथ यू हैव टू बी वेरी सिंपैथेटिक विद हिम, नंबर 1। नंबर 2 इज उनके साथ हामी भरना बहुत जरूरी है। हाँ, कि जो हुआ गलत हुआ, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे उनका दिल हल्का हो जाएगा, क्योंकि जाने अनजाने में हर इंसान गिल्ट के साथ भी रहता है। ही मे बी लिविंग विद गिल्ट ऑल्सो। सो पहले हामी भरना बहुत जरूरी है, सिंपैथेटिक होना बहुत जरूरी है, एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कि आप उनको फॉरगिवनेस के बारे में बताइए। तो आप बताइए कि माफी
जो एक forgiveness होती है, it's a very very powerful emotion, very very powerful, I would say power, it's power, right? So Also, you have to tell your friend that एक जो माँ बाप होते हैं उन्होंने हर स्टेज पे अपना मेच्योरिटी दिखानी होती है, जैसे हम इसको हिंदी में कहते हैं बड़प्पन दिखाना होता है शिवा, राइट? तो बड़प्पन क्या होता है कि अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो हमारी मेच्योरिटी, आवर मेच्योरिटी शुड नॉट गो डाउन द ड्रेन. We have to be matured. We have to teach children from our own example that we must learn how to forgive. So right now he's teaching his daughter, if you don't get something your way, then you should suffer. yeah. But what he is supposed to be, so parents are always teachers, Shiva. They are never parents. Parents Also- is just a name. Parents are always teachers. Instead, he should show with an example that if anybody does wrong to you, learn to forgive. Yes. Because forgiveness changes you. अगर वो अपनी बेटी को forgive कर देंगे, tomorrow उनकी उम्र बढ़ रही है, बेटी ही काम आएगी. Being a doctor, बेटी और दामाद, both of them will be always there. The children will always be there to take care of him. क्योंकि अगर बेटी भी एक इंसान है, मैं नहीं कहती जो उसने करा ठीक करा, लेकिन उसकी कोई मजबूरी होगी, नंबर वन. और क्यों मजबूरी है? क्योंकि शायद उसकी सोच इसमें है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे अपनी जिंदगी जीने, और क्या पता कोई ऐसा फैमिली का कोई बैकग्राउंड होगा कि पहले किसी ने ऐसा किया होगा और उसकी बात नहीं मानी होगी और उसकी आगे जाके शादी नहीं बनी होगी, और वो that person may be living with regret. So she must be thinking that I don't want to live with regret. Yes. So there are many many reasons for a person to take this step. So it is better that once the stage comes above 24, it is better to lead a life of live and let live, embrace each other, forgive each other, and be together. And that person was only a driver, only a driver. Their driver, Yeah. उनके driver के साथ. Yes, yeah, ma'am. Okay, so that driver, is he educated? He may be No, driving. madam, he is uneducated and married also. Okay. This doctor ran away with her, with him. So his father cannot tolerate. Is she happy with him? कितनी देर हो गई? How, when did she run away? This person left her, and they are not. They have no any contact. That girl. So he has ditched her. Yeah. Yes. He has ditched her. Yes. So where is she now? She may be in Bangalore, I think. We are both, this person and I am. So she's living with guilt. She's living with guilt. No, Right? I don't have any. I don't know about her residing actually. No. Maybe she's living with guilt. That's why she's not coming back to the father. Yes. If the father is aware that that man has ditched her and cheated her, then he should be forgiving her. Forgiving is the only way. Forgiving has many branches. Forgiveness will bring her back home. Forgiveness also makes the marriage work, which was not working. Forgiveness will also make her realize that what I did was wrong. Forgiveness will open the channels between them. Yes, ma'am. He Right? has She tried will- so many yeah. times. Yeah. He has tried so many times. Recently, her mother also died. So he is suffering a lot, and He has tried many times and she's not come back. Yeah, no. Okay, But, why hasn't she come back? Is there any reason why she's not come back? क्यों नहीं आई वो वापस? अगर फादर ने सॉरी भी बोल दिया या फिर उसको समझाया भी, क्यों नहीं आ रही वापस? Any reason why she's not coming back? She didn't come. Actually, from 3-4 months, he is in Bangalore, that person. So I don't know correct matter. Okay. So I think you should keep your friend mentally occupied. ठीक है? Time will change, Shiva. Time will change. Okay? There is no way that time will not change because there is something which is called vibes. एक हमारे अंदर एक शक्ति होती है, शिवा, जो हम अपने अंदर अपने आप को अंदर से बदलते हैं तो दूसरा इंसान भी बदल जाता है.
जब तक वो अपने अंदर से अपने आप को नहीं बदलेंगे, क्योंकि मदर के जाने का बहुत बड़ा हादसा हो गया. Are you understanding in Hindi, Shiva? Okay. It is better to say in English. Okay. So basically, after the mother went, it became, it was a big shock for him. ठीक है. So he definitely is unable to forgive her, how much ever he may want to. Second thing is he's sad because he's angry. That sadness with anger is also very dangerous, because the husband also cheated on her and went. So it was a huge loss for the whole family. So it is very important for you to first of all calm down your friend, heal him. In case he can go for counseling, please encourage him to go for counseling to speak his heart out. You see, counseling is very, very powerful. Let him speak his heart out. Let him talk about his childhood. Let him talk about his relationship with his wife. Let him talk about what made the daughter run away. Let him vent himself. Let him empty himself from all the sadness and anger, and things will change. Things will change. Because this is one relationship which has been studied, that if not today, tomorrow they do unite, once there is a realization from both the sides. Okay. All right. Okay. Thank you. तो शिवा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि अगर एक हादसा घर में हो जाए तो उसमें अगर रिश्तेदार कोई हादसा करते हैं तो उसमें एक इंसान उस हादसे का शिकार हो तो उसमें गुस्सा आ जाता है, नाराजगी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है. तो ऐसे इंसान को कैसे समझना चाहिए? तो जो करीबी दोस्त होते हैं वो उसी इंसान को समझते हैं जो तकलीफ में होता है. लेकिन बहुत जरूरी होता है कि अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, पूछें कि ये हादसे का कारण क्या था, ये पर्सनालिटीज क्या थी जो जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ, कहाँ पे कोई ऐसी केयरलेसनेस हो गया जिसकी वजह से ये हादसा हो गया. तो ये एक सीख बन जाती है. हर कदम हमारी जिंदगी में एक सीख है. जब हम हर कदम को एक सीख समझते हैं तो हम किसी सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेते हैं. हम उसको सीख समझकर अपनी ग्रोथ पे इम्पोर्टेंस दीजिए. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पड़ोसियों का बाद में, दोस्तों का जरूर करिए, लेकिन अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं आगे बढ़ के, जो हमारा कर्तव्य है, सबसे पहले अपने आप को ताकतवर बनाइए. हर तरफ से ये जो हम स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के टॉक्स कर रहे हैं, आप मुझे बताइए आपको क्या क्या सीखना है. मैं आपको सब पूरी कोशिश करूंगी, सिखाऊंगी. आप अपने आप को हर तरफ से ताकतवर बनाइए कि आपको कोई ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए जिसको आप ना संभाल पाओ. फेल हो तो वो आपका टीचर बनेगा, सक्सेस हो तो वो आपकी सेलिब्रेशन बनेगी. हर जो इफेक्ट होता है, हर सिचुएशन का जो असर होता है, वो आपकी सीख बनती है और आपको शेप करती है. तो जैसे एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है. सो ये छोटी सी एक स्टोरी है कुम्हार की, पॉटर की. तो वो मिट्टी को गूंद रहा होता है. तो मिट्टी कहती है, इतनी जोर से मेरे को गूंद रहे हो और मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है. तो पॉटर कहता है, वेट करो, सब ठीक हो जाएगा. तो फिर पॉटर उसका कप बनाता है, उसको मोड़ता है, उसको शेप करता है, उसका कप बनाता है. फिर भी मिट्टी कहती है, मास्टर मास्टर अब तो मैं तंग आ गई, बस. फिर पॉटर कहता है, कुम्हार फिर कुछ कहता नहीं है, सॉरी. फिर वो मिट्टी की प्लेट बनाता है. फिर मिट्टी कहती है, फिर तुमने मुझे तंग करना शुरू कर दिया. फिर कुम्हार उसको अवन में डालता है, जो अंगीठी होती है उसको पक्का करने के लिए. तो मिट्टी कहती है, बस अब तो तुम एक काम करो, मुझे मार ही डालो. तो पॉटर कहता है, सब्र. फिर पॉटर उसको बाहर निकालता है, कप प्लेट के ऊपर पेंटिंग करता है. पेंटिंग से बहुत फ्यूम, बहुत स्मेल आती है. तो वो कप और प्लेट कहते हैं, बस अब तो आप तो बिल्कुल निर्दय हो, आप तो हमारे को मारने को तैयार हो. तो पॉटर कहता है, सब्र.
फिर उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे करते हैं, तब मिट्टी चीखती है, और उसको धूप में रख देते हैं। फिर मिट्टी कहती है उफ, शुक्र है, अब मेरे को थोड़ी देर के लिए सांस लेने दिया। तो मास्टर कहता है सब्र कर। फिर वो मास्टर कप प्लेट को आईना दिखाता है, और वो कप प्लेट एकदम से उछल जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। तो यही हमारी जिंदगी होती है कि जो भी हमारी लाइफ में आता है वो हमारे को पक्का करने के लिए आता है, हमारे को सॉलिड बनाने के लिए आता है, हमारे को कुछ बनने के लिए आता है कि कल को हम जब आईने में अपनी शक्ल देखें तो हम में खूबसूरती से त्वचा या रहने ढंग या रहन सहन से नहीं होता। खूबसूरती होती है अपने अंदर, जब आपके अंदर एक संतुष्टि आती है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ या किसी के काम आ रहा हूँ और मैं रेडी हूँ, मुझे सब आता है, राइट। सो इसीलिए अपने आप को पक्का करो, और लोगों की मदद करने के लिए जो आपने आज प्रश्न पूछे बहुत इंपॉर्टेंट थे, आई होप उनका जवाब आपके काम आए। और अपने आप को पक्का करो इन टॉक्स के थ्रू, ताकि आप दुनिया बदल सको। थैंक यू सो मच, बाय बाय।